हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो मुगल काल में संगीत कला वाला टॉपिक रहेगा। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मुगल काल के अंदर चित्रकला, मुगल काल के अंदर स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा था कि कैसे कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी, कौन कौन से किले मकबरे वगैरह बनवाए थे, तो उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संगीत कला के बारे में कि कौन कौन से कलाकार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको पता है अकबर के दरबार में तानसेन थे, है ना। जैसा कि आप जो इमेज देख रहे हो वो तानसेन की ही इमेज है। और आपने बेजू बावरा का नाम सुना है ना। तानसेन का नाम सुना है। और भी कई ऐसे शास्त्रीय संगीतकार हुए हैं उस समय के प्रसिद्ध, तो उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पिछली क्लास में हमने चित्रकला के बारे में पढ़ा था, तो स्वाभाविक है चित्रकला में हम देखेंगे तो जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा चित्रकार हुआ करते थे, क्योंकि जहांगीर का खुद चित्रकारी में इंटरेस्ट हुआ करता था। इसके अलावा औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिसने चित्रकारी वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने तो संगीत पे भी प्रतिबंध लगाया और चित्रकारी पर भी प्रतिबंध लगाया। और ये जो चित्रकारी वाला जो टॉपिक है और स्थापत्य कला वाला टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मुगल काल के अंदर के क्या क्या व्यवस्थाएं थी उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसका एक जल्दी से फास्ट रिकॉल करा देता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संगीत कला के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे और टॉपिक को आगे करेंगे, मुगल वंश को पूरी तरह मुगल वंश को समाप्त करके फिर नए टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था कि इसके समय में चित्रकला का अवसान हो गया, यानी इसने चित्रकला को बंद कर दिया बिल्कुल। और शाहजहां के समय में चित्रकला में वैसा सजीवता नहीं थी। तो यहाँ चित्रकला की बात करते हैं तो जहांगीर जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकार आगा रेजा और अबुर हसन और मंसूर मंसूर है, बसावन है, विशनदास है। विशनदास को पूर्व कर विशनदास बिहजात बिहजात को पूर्व कर राफेल कहा जाता है। एक नाम पढ़ा था आपने। इसके अलावा एक मंसूर बताया था, एक अब्दुल हसन पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पर नादिर उल जमा अबुल हसन को उपाधि दी गई थी, और नादिल उल अस्त्र उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था, इसका लॉजिक बताया था कि जब हम चार दोस्त इकट्ठे जमा हो जाते हैं तो हम बातें करते हैं, हंसन लगते हैं जोर जोर से, है ना, जमा होते हैं तो। और यहाँ नादिल और अस्त्र है, तो वो अस्त्र फेंक के या शस्त्र फेंक के क्या, अस्त्र फेंक के क्या हो गया, मसूर हो गया। कौन हो गया, नीरज चोपड़ा। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा हमने अनवर ए सुहेल एक वर्ड पढ़ा था। अनवर सुहेल क्या है, पंचतंत्र। पंचतंत्र एक बुक हुआ करती थी जिसके लेखक थे विष्णु शर्मा। तो इसके जो टॉपिक्स हैं उस पर चित्रकारी वगैरह की गई है, बाबरनामा पे की गई है। तारिक अल्फी मुल्ला दाऊन मुल्ला दाऊन ने लिखी थी। और रमजानामा के नाम से आपको पता है रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था, उसको भी चित्रित किया। रामायण चकवस्त, ठीक है, चकवस्त चकवस्त के नाम से चकवस्त के नाम से रामायण का अनुवाद किया गया था फारसी में। तो चकवस्त अगर वर्ड आता है तो समझ जाना कि चकवस्त जो है वो रामायण के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमने दशवंत अग्रणी चित्रकार थे, और इसमें हमने अबुल फजल जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बताए जाते हैं। तो अबुल फजल तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो भी आपको पता है। ठीक है। जिस दास्तान अमीर हमजा क्या है, बोले हमजा नामा क्या है, तो हमजा नामा जो है मोहम्मद साहब के जो चाचा थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा, उनकी वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अकबर के दरबार में 17 प्रकार के चित्रकार थे, और मुगल काल के समय 17 प्रकार की रवि की खेती होती थी, ऐसा कुछ भी पढ़ा है हमने। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है टकसाल का अधिकारी जो है अब्दुल समद को नियुक्त कर रखा था, और अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक अलग विभाग भी खोला गया था अकबर के समय में। ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ, और तारिक खानदानी तैमूरिया पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए उसने बेहजाद को बुलाया था, और बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पर मीर सैयद अली को भी नादिर उल अस्त्र, ठीक है, नादिर उल अस्त्र
और उधर भी हमने हालांकि एक नादिर उल जमा और नादिर उल अस्त उधर भी पढ़ा है, तो ये यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट यहाँ अपन देखेंगे नादिर उल अस्त्री है क्या, नादिर, हाँ नादिर उल अस्त्र। तो यहाँ पर उस्ताद मंसूर है, ठीक है, उस्ताद मंसूर है, इसको नादिर उल अस्त्र। और इधर भी एक नाम दिया गया है, ठीक है, इधर भी नाम दिया गया है मीर सैयद अली को, ठीक है, मीर सैयद अली को भी ये नादिर उल अस्त्र है। तो यहाँ पर सैयद से यानी शहीद हो गए, और अस्त्र चलाने से शहीद हो गए, या अस्त्र चलाने वाले सैनिक हैं वो शहीद हो गए, ऐसा करके थोड़ा सा मतलब कोई भी इनमें से नाम आ जाए, दोनों नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो फिर वो कैंसिल होगा क्वेश्चन। अब दिए हैं दोनों तो अपन क्या कर सकते हैं ना, पढ़ना पड़ेंगे। और बाबर के शासनकाल में कोई चित्रकारी का स्कूल नहीं था, और बेहजाद और शाह मुजफ्फर जैसे चित्रकारों को संरक्षण था। इसके अलावा हमने स्थापत्य कला के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, और कुछ हमने जब मुगलों के बारे में पढ़ा था, राजाओं के बारे में, तो वहाँ भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ जल्दी से फटाफट से, और हम संगीत कला को पढ़ते हैं, उसके अलावा और भी कुछ दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, संगीत कला की अगर हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 गायक थे। बस मुगलों को क्या था, राजा को क्या, राजा का टाइम पास कैसे होता था, राजा का टाइम पास होता था कि भैया गाने सुनते रहते थे, है ना। अब गाने सुनने के लिए कोई म्यूजिक सिस्टम तो था नहीं कि भैया उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और मोबाइल पे गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। तो स्वाभाविक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और आपने देखा होगा कि सिंहासन पर राजा बैठा होता था, उसके साइड में बड़े बड़े पंखे लेके दो व्यक्ति खड़े होते थे, और ऐसे करके राजा की हवा भी करते थे, है ना। और उसके सामने बड़े बड़े कई दरबारी बैठे होते थे उसके दरबार में, और जो भी संगीतकार होते थे वो अपनी प्रस्तुति देते थे। तो बताया जाता है कि अकबर के दरबार में बोले 36 गायक थे, ठीक है, जिनमें सबसे प्रमुख तानसेन और बाज बहादुर। ये वही बाज बहादुर हैं, रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल आपने मांडू जिला धार पढ़ा है, ठीक है। तानसेन सबसे महत्वपूर्ण है, और आपको पता है ये तानसेन हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह है बेहट, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बेहट नामक जगह है, तो बेहट ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, इसका, तानसेन का। बट तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, वो ग्वालियर में, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, और तानसेन का जन्म बेहट में हुआ था, ठीक है। ग्वालियर जिले के अंदर ही बेहट आता है, बट ग्वालियर सिटी के अंदर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा मकबरा जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, या हम बात करेंगे ग्वालियर के अंदर, जो तानसेन का मकबरा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। वहीं पर मोहम्मद गौस का मकबरा है जो इनके गुरु हुआ करते थे। तो तानसेन का मकबरा बड़ा ही प्रसिद्ध मकबरा है अपने आप में। और आपको मालूम है कि 1980 में तानसेन सम्मान की शुरुआत की गई थी। जैसे कोई संगीतकार हैं और वो बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तो उनको एक 1 ईयर में, है ना, एक साल साल में एक बार तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तानसेन सम्मान उन संगीतकारों को दिया जाता है। तो कोई ना कोई व्यक्ति एमपी में हाईलाइट होता है, वो एमपी का भी हो सकता है और अदर स्टेट का भी हो सकता है, ठीक है। तो तानसेन सम्मान 1980 में शुरू किया गया था, और तानसेन के नाम पर, और ये जो है उनका मकबरा भी है तानसेन जी का। और बाज बहादुर भी बहुत अच्छे संगीतकार थे। रानी रूपमती के बारे में भी आपने पढ़ा है, रानी रूपमती ने बाद में आत्महत्या कर ली थी, ये भी पढ़ा था। इस काल में रामदास बैजू बावरा बहुत ही इंपोर्टेंट है, बैजू बावरा। और ये जो बैजू बावरा हैं इनकी समाधि चंदेरी में है, जो चंदेरी वर्तमान में अशोकनगर जिले में आता है, ठीक है, अशोकनगर जिले में आता है। तो चंदेरी अशोकनगर में बैजू बावरा की समाधि है। बहुत ही अच्छे संगीतकार थे बैजू बावरा। तो ये बैजू बावरा है, तानसेन है, इनके नाम हमें नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। अकबर स्वयं नक्कारा नामक नगाड़ा बजाता था, नक्कारा नहीं, नगाड़ा बोलते हैं उसको, नगाड़ा बजाने का शौकीन था, वैसे भी मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तानसेन का प्रारंभिक नाम राम तनु पांडे, ये भी अच्छा मतलब फैक्ट है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि तानसेन का नाम तो हमने सुना है, बट तानसेन का जो रियल नेम है वो क्या है। तो रियल नेम जो है वो राम तनु पांडे। तो राम तनु पांडे जो है तानसेन का वास्तविक नाम है। और उसके प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस, मैंने बताया था कि तानसेन के जो बॉस थे वो थे मोहम्मद गौस।
और तानसेन स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा पाई थी। संगीत की शिक्षा उन्होंने स्वामी हरिदास से ली थी। ये तानसेन के गुरु हो गए ये भी एक प्रकार से, और ये मोहम्मद गौस भी गुरु हो गए कि उनसे शिक्षा ली है। ठीक है, तो स्वामी हरिदास। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा कि अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये जो तानसेन है ये अकबर के ही दरबार में इनको ज़्यादातर हमने सुना है, पढ़ा है। बट अगर बात करें कि ये जो तानसेन है सबसे पहले किस राजा के दरबार में थे, ठीक है। अब ये प्रश्न इतना अच्छा है कि अगर जिसने डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा है तो वो तो आंसर दे देगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो वो तुक्का लगाएगा, तो सीधा बोलेगा अरे यार अकबर के बारे में पढ़ा है पर तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो तानसेन अकबर के दरबार में ही होंगे सबसे पहले, ठीक है। बट आप देखेंगे रीवा के महाराज थे, बघेल शासक थे रामचंद्र, उनके दरबार में तानसेन हुआ करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो। देखो पूरा पढ़ते हैं। तानसेन स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा पाई, हासिल करी इन्होंने। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में संगीत को खूब बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में थे, तो इनको पता चला कि बहुत अच्छे संगीतकार हैं, तो इन्होंने अकबर ने अपने दरबार में इनको बुला लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज के अंदर बहुत ही अच्छे फैक्ट आपको पढ़ने को मिले कि 36 प्रकार के जो थे अकबर के दरबार में गायक हुआ करते थे। तानसेन का नाम पढ़ा, बाज बहादुर का नाम पढ़ा, और एक नाम और पढ़ा बैजू बावरा, ठीक है। इसके अलावा तानसेन का मैंने नाम बताया, रामतनु पांडे। तानसेन का जन्म बेहट ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर में इनका मकबरा है। और अपने आप में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर से ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा मकबरा तानसेन का बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और तानसेन अकबर से पहले रामचंद्र बघेल के दरबार में थे जो रीवा नरेश थे, ठीक है। तानसेन ने राजा मानसिंह के द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में भी शिक्षा प्राप्त की। राजा मानसिंह, ठीक है, तो राजा मानसिंह का नाम आपने सुना होगा, मान मंदिर महल सास बहू का मंदिर है ग्वालियर में। और राजा मानसिंह के नाम से संगीत विश्वविद्यालय है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। और ये जो राजा मानसिंह है तो इनके द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, किसने? तानसेन ने। अब स्कूल की इमेज हमारे सामने, स्कूल जैसा हमने देख रखा है, जैसा कॉलेज देख रखा है, वही हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि हाँ ड्रेस में सब लोग जाते होंगे और टेबल कुछ पे बैठते होंगे, बढ़िया अच्छे से ऐसे शिक्षा दी जाती होगी। बट यहाँ पर वो ग्वालियर स्कूल समझ रहे हैं ना, जो प्राचीन काल के पुराने जमाने में जिस प्रकार से पेड़ के नीचे गुरुदेव बैठे होते थे और सामने शिष्य बैठे हुए थे, मतलब उस प्रकार का सिस्टम है ये, ठीक है। वो वाला नहीं है जैसा हम अपने हिसाब से अपने दिमाग में आधुनिक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। बट नॉलेज में हमारे होना चाहिए, ठीक है। तानसेन तथा मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पे भैया? ग्वालियर में, मैंने पहले ही बता दिया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि, कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि दी थी, ठीक है। तो कंठाभरण वाणी विलास ये तानसेन को उपाधि दी थी क्योंकि तानसेन बहुत अच्छा गाते थे इसलिए। तानसेन ध्रुपद गायन गायक थे, यानी कि ये ध्रुपद गायन में परफेक्ट थे, ओके। तो ध्रुपद एक प्रकार की शास्त्रीय संगीत में एक ध्रुपद भी एक गायन शैली होती है, तो ध्रुपद गायन गायक थे। रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज की थी, तो बोला रुद्र वीणा, जो वीणा होता है, तो रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र जो है वो तानसेन ने इसकी खोज की थी, जैसा कि मैंने आपको इमेज में बताया। तो ये जहाँ तक है रुद्र वीणा, वीणा आपको दिख ही रहा है, ये वीणा रुद्र वीणा हो सकता है। इसके अलावा साथ ही उसने मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, दरबारी, कन्हड़ आदि रागों का आविष्कार किया। तो ये कुछ राग होते हैं, जैसे ये बताया जाता है कि तानसेन जो थे ना, एक राग होता था मेघ राग। बताते हैं जब ये मेघ राग गाते थे ना तो बोले बारिश होने लग जाती थी, ठीक है। और एक होता था दीपक राग, एक होता था दीपक राग, और दीपक राग जो होता था उसमें बोलते हैं आग जल जाती थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो बताया जाता है ये जो दीपक राग है, इसी राग के गाने से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। दीपक राग क्यों? क्योंकि दीपक राग को गाने से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है शरीर के अंदर, इतनी ज्यादा, क्योंकि दीपक राग है तो दीपक जलाते हैं तो दीपक में क्या दिखती है? अग्नि, ठीक है।
तो यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होना, बोले अग्नि जल जाती थी, ऐसा बोलते थे कि दीपक जल जाते थे, कुछ भी, तो ऐसा बोलते थे। तो स्वाभाविक है अकबर को किसी ने भड़का दिया था, तानसेन के खिलाफ कान भर दिए थे अकबर के कि साहब आप इसको दीपक राग गब्बाओ जो देखना मना करेगा। तो अकबर का अच्छा मेरी बात कैसे मना कर देगा, मैं जो बोलूंगा वो तो होगा। और अकबर तो अकबर ही था भैया, मंदबुद्धि था थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, बट किसी की भी बातों में आ जाता था। तो उसे पता था कि वो ये ऐसा करेगा तो हो सकता है दीपक जल जाए। तो उसको दीपक राग की गाने के लिए तानसेन मना कर रहे थे। ठीक है, ये चीज मैं आपको काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ, ये चीज जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें अभी बताया जाता है। ठीक है, अब डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, जैसे हमने एमपी जी के पढ़ाते हैं, एमपी जी के सेपरेट, तो उसमें ये तानसेन के बारे में काफ़ी कुछ हमने डिटेल दी है। क्यों दी है, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, तो इनके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। तो इस वजह से उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो दीपक राग को गाने के लिए इस पर फोर्स किया गया अकबर के द्वारा, और इन्होंने बोला कि अब राजा की बात नहीं मानेंगे तो काम क्या चलेगा। तो इन्होंने गाया, गाने के बाद इनके शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, इनके शरीर में इन्फेक्शन हो गए, एक प्रकार से बीमार पड़ गए, और बाद में जाके इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये बताया जाता है, बाकी का आगे अपन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, शाहजहां स्वयं एक अच्छा गायक था और उसका प्रिय राग ध्रुपद था, और शाहजहां के दरबार में तानसेन के दामाद, देखो तानसेन जो थे ना, उनके दामाद का नाम था लाल खां। ओके, तानसेन के पुत्र थे बिलास, लाल खां और बिलास, बस बन गया। ये दोनों नाम तानसेन से संबंधित हैं, एक है लाल खां और एक है बिलास खां। तो देखो आपने देखा होगा कुछ ऐसे सिंगर होते हैं, गजल गायक होते हैं, कव्वाली गायक, देखो कव्वाली गायक के हमेशा क्या करते हैं, कव्वाली गायक देखना मुंह में पान खाते रहते हैं, पान नहीं मिला तो कुछ गुटखा खाते रहते हैं। ठीक है, गुटखा खाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा। तो स्वाभाविक है जो कव्वाली गायक होते हैं, जो गजल गा रहे हैं या कव्वाली गा रहे हैं, तो पान खा रहे हैं, तो पान खा रहे हैं तो उनका मुंह कैसा हो रहा है, लाल। थूकेंगे तो कैसा होगा, लाल। अब बोले क्या खाते हैं, पान विलास। ठीक है, पान विलास आपने नाम सुना ही होगा, पान विलास। तो यहाँ पर पान विलास हो गया, गुटखा हो गया, ये पान विलास हो गया, नहीं स्पेशल पान हो गया, ऐसे करके, है ना। तो बस ये पान विलास और लाल खां, दो नाम, विलास लिखा होगा ना, विलास खां और लाल खां, दो शब्द हमें याद करके रखना है। क्योंकि लाल खां कौन है, वो इनके दामाद हैं, और बिलास खां कौन है, वो इनके पुत्र हैं, किसके, तानसेन के। सुखसेन पंडित जगन्नाथ भी मतलब थे दरबार में। शाहजहां ने लाल खां को, देखो लाल खां कौन, जो दामाद थे उनके, गुण समुद्र की उपाधि दी थी। तो ये याद करना है, जैसे आपने सुना है ना लाल सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। तो यहाँ पर लाल सागर लाल क्यों है, क्योंकि उसमें ऐसा गुण है कि उसके पानी का रंग कैसा है, लाल है। ओके, पंडित जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि दी थी, पंडित जगन्नाथ थे तो उनको महाकवि राज। और पंडित जगन्नाथ को तो आपने पढ़ा हुआ है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, आपको याद हो, वो कौन सी बुक थी, गंगा लहरी। मैंने बताया था ना, गंगा नदी किनारे पंडित जगन्नाथ जो है वो पूजन कराते हैं, ऐसा बताया था, एक टेबल में लास्ट वाला नाम था, अगर आपको याद हो तो। औरंगजेब के काल में संगीत पर तू फतुल हिंद नामक एक रचना मिर्जा मोहम्मद ने लिखी थी। मतलब ये संगीत की रचना थी, तू फतुल हिंद। तू फतुल का मतलब तू फालतू में लगा रहता है, संगीत संगीत तेरे को आता कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई मित्र है वो संगीत सीख रहा है और दूसरे मित्र उसका अपमान करते हैं, कहते हैं यार तू फतू, यानी तू फालतू में लगा रहता है, यार तू फालतू में लगा रहता है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, मिर्जा मोहम्मद ने लिखी थी। संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना इसी के समय में हुई थी। ओके, औरंगजेब स्वयं एक संगीतज्ञ था, वह बीणा वादक था, परंतु उसके दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसका कारण धार्मिक ना होकर क्या था, इसका कारण धार्मिक ना होकर क्या था, आर्थिक था, धार्मिक ना होकर आर्थिक हुआ करता था। ठीक है, ग्वालियर के राजा मान सिंह ने उत्तर भारत के संगीत की प्रमुख शैली ध्रुपद के विकास और परिष्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ग्वालियर के राजा मान सिंह ने उत्तर भारत के संगीत की प्रमुख शैली
ध्रुपद के विकास तथा परिष्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने संगीत पर मान कौतूहल नामक रचना लिखी। भक्षु एवं बैजू बावरा को भी संरक्षण दिया। ठीक है, तो ग्वालियर का राजा मानसिंह ने उत्तर भारत संगीत की प्रमुख शैली ध्रुपद के विकास के परिष्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संगीत पर मान कौतूहल। अब देखो यहाँ पर इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि मान कौतूहल नाम में मान लगाए, और अगर वो पूछता मान कौतूहल जो है वो किसका ग्रंथ है संगीत से संबंधित, तो 4 ऑप्शन देगा तो मान सिंह आ जाएगा, तो उधर मान सिंह आपको याद आ जाएंगे। ये वो वाले मान सिंह नहीं है, ये अलग मान सिंह है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह, बिल्कुल गोलकुंडा, बीजापुर में गोलकुंडा जो है उसमें आपने मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा पढ़ा है, सबसे बड़ी गुंबद पड़ी है। तो आदिल शाह द्वितीय के समय संगीत पर किताब ए नौरस नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। तो किताब ए नौरस का मतलब इस किताब में 9 रस हैं और ये 9 रस काय के हैं, संगीत की हैं। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, टीवी रूफ आपको याद कराया था, टीवी रूफ याद कराया था मोहम्मद शाह रंगीला का। ठीक है, यानी कि 19 से लेके 48 तक मोहम्मद शाह रंगीला ने शासन किया था और इनके दरबार में संगीत को संरक्षण मिला। मोहम्मद शाह के दरबार में ख्याल गायकी के महान प्रवर्तक, ओके, संगीतकार सदारंग और अदारंग। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि सदारंग और अदारंग जो संगीतकार थे वो किसके दरबार में थे, तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। अब देखो जब रंगीला शब्द आता है तो रंगीला में हमें रंग दिखाई देता है, रंग है रंगीला है ना, और यहाँ इनके नामों में भी हमें रंग दिख रहा है, सदारंग अदारंग, सदारंग भी दिख रहा है और अदारंग भी दिख रहा है। मोहम्मद शाह के दरबार में नृत्य तथा संगीत मलिका नामक ग्रंथ लिखा था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में खुसरो खान ने सितार तथा तबला का आविष्कार किया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और अमीर खुसरो तबला सितार में प्रसिद्ध थे। पहले उनके निर्माण का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता था। सितार हिंदू मुस्लिम संगीत के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया जाता है कि जो सितार है वो हिंदू और मुस्लिम संगीत के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये जो सितार बना है वो तंबूरा और बीणा से बना है, जिसको हम टीवीएस से याद करते हैं, आगे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ईरानी तंबूरा और बीणा, भारतीय बीणा, तो ये मुस्लिम वाद्य यंत्र हो गए, हिंदू वाद्य यंत्र हो गए, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? सितार। ठीक है, जस्ट टीवीएस कंपनी है, टीवीएस कंपनी की बाइक्स आती है ना, तो उस हिसाब से हमने याद करा। तो टी से तंबूरा, वी से बीणा और एस से सितार। और पीएमटी यानी प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, तो हमने पीएमटी से याद करा है तबला को, जिसमें एक होता है पखावज, एक होता है मृदंग, और इनको मिला के बनता है तबला। ठीक है, तो भारतीय पखावज और मृदंग, इन दोनों को मिला के एक वाद्य यंत्र बनाया गया जिसे बोला जाता है तबला। ठीक है, तो पखावज और मृदंगम, तो मृदंगम एक ढोलक जैसा ही वाद्य यंत्र होता है, आपने तो उसमें ऐसे लाइनिंग होती है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर इस्कॉन के टेम्पल में इसका इस्तेमाल, मतलब यही वाद्य यंत्र सबसे ज़्यादा बजाया जाता है, मृदंग। और पखावज भी होता है, बट इन दोनों को मिला के भैया ये भी एक वाद्य यंत्र है, बजाने वाले यंत्र है, तो ये से तबला बना। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उर्दू भाषा में कविताओं की रचना करते थे और मुगलकालीन उर्दू कवि मिर्जा गालिब भी थे। तो ये हमने संगीत कला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो अच्छा कुछ मिला है आपको इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं भाई, नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है मुगल कालीन उद्यान की। तो यहाँ पर क्या था, मुगल कालीन उद्यान में भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है, सबसे पहला तो यही हमने फैक्ट याद करा था कि जो इसमें बताया था उपवनों का, उपवन जो हैं उपवनों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। ठीक है, बाबर ने आगरा में आराम बाग, जो वर्तमान में राम बाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आराम बाग में से आ हटा दो तो क्या बचा? राम बाग। क्यों? क्योंकि ये मुगलों के द्वारा दिया गया नाम था, बाद में इसको राम बाग नाम दे दिया गया। ठीक है, तो बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसको आराम बाग में ही रखा गया था और बाद में उसकी चयनित जगह पर, यानी कि इसको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, यह पहला मुगल गार्डन था और इसे हस्त विहिस्त या नूरे अफगान भी कहा गया है। इसको, इस मुगल गार्डन को नूरे अफगान, यानी कि ये अफगानिस्तान से, काबुल से तो वो आया ही था, आपको पता ही है, वही वाला एरिया है उसका,
तो नूर अफगान का मतलब जो अफगान के द्वारा एक नूर मतलब बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है कुल मिला के, ठीक है। और इसे घोलपुर में या धौलपुर, जो घोलपुर होगा, मैं इसमें बाग नीलोफर यानी कमल उद्यान, ठीक है। तो बाग नीलोफर जहाँ तक है, कमल सब कमल के लिए इस्तेमाल होता है नीलोफर बर्ड, ठीक है, कमल का ही पर्यायवाची है। तो बाग नीलोफर भी बन लगवाया था किसने, बाबर ने। बाबर को मालियों का मुकुट भी कहा जाता है, मालियों का मुकुट या उपवनों का राजकुमार, ठीक है। जहांगीर के द्वारा कश्मीर घाटी में भी बाग लगवाए गए थे, ठीक है। तो गलवाए नहीं गए थे भैया, लगवाए गए थे, ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शालीमार उद्यान सबसे प्रमुख है और इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा किया गया था। तो शालीमार बाग जो है या शालीमार उद्यान जो है वो नूरजहां के द्वारा और शिलान्यास आसफ खान ने इसका किया था। जहांगीर ने लाहौर में दिलकुश बाग भी लगवाया था। लाहौर के अंदर दिलकुश यानी कि जहांगीर का लाहौर जाके दिलकुश हो जाता था, इसलिए लाहौर में ही उसकी कब्र बनवा दी, उसी में दफना दिया गया, ठीक। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार उद्यान और कश्मीर में 1633 में आशफ खान ने निशांत उद्यान या चश्मा ये शाही उद्यान लगवाया था। और औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजोरा, तो आपने हरियाणा के अंदर एक जगह सुनी होगी आपने, हरियाणा या हाँ पिंजौर, हाँ एक पिंजौर एक स्थान है हरियाणा के अंदर, और यहीं पर पिंजौर बाग है। और ये पिंजौर जो है ना घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है भारत के अंदर, ठीक है, घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और रिच वॉच जो कलाई में बांधने वाली जो घड़ी है उसके लिए प्रसिद्ध, ठीक है। मुगल कालीन साहित्य स्रोत कुछ दिए गए हैं, वैसे तो मैंने बुक्स आपको याद करा दी हैं, थोड़ा बहुत दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। मिर्जा हैदर दो गलत तारीख रशीदी, ठीक है। यानी अगर आपसे ये प्रश्न कर देते हैं कि तारीख रशीदी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो तारीख रशीदी जो बुक है वो मिर्जा हैदर दो गलत। तो देखो सिंपल लॉजिक है, मैं आपको इसको याद करा देता हूँ। तारीख रशीदी, रसीदी मतलब एक रसीद है और उस रसीद पर तारीख डली हुई थी, पर तारीख में दो गलत यानी दो गलती थी, ठीक है। तारीख के अंदर क्या गलती थी, दो गलत तारीख डली थी। तो रसीद पे तारीख तो डली थी बट दो दो तारीख गलत डली हुई थी, दो गलत यानी दो गलत डली थी। वो 12 तारीख थी बट उसमें दो डली थी, वो गलत थी। तो जिसने भी तारीख डाली होगी तो 12 की जगह केवल दो बना रह गया, इस वजह से दो गलत को याद करके रखो, ठीक, ओके। फारसी में अनुवाद, अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था और मूल लक्ष्य था गिजाली, फैजी और निशापुर के हुसैन नाजरी, यानी कि मतलब इसका मूल लक्ष्य तो नहीं बोल सकते कि उसका मूल लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना जो ग्रंथों का के द्वारा शिक्षा ले सके, ठीक है। मूल लक्ष्य क्या था, मूल लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रंथों के द्वारा शिक्षा ले सकें। और इसको आगे इसमें सहयोग किया किसने किया, गिजाली, फैजी, निशापुर के हुसैन नाजरी, इन्होंने इसका सहयोग किया इसको फारसी में अनुवाद करने के लिए, ठीक है। तो ये अनुवादक हैं, गिजाली, फैजी, निशापुर के हुसैन नाजरी, ठीक है, ये अनुवादक हैं। जैसे कि अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के नाम से तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था, है ना। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो अकबर के दरबारी थे, है ना। अकबर ने कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी ए कलम, ठीक है, मोहम्मद हुसैन थे कश्मीर के, उनको जरी ए कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद हुसैन, हुसैन लिखा हुआ है, हुसैन में एक बहुत अच्छा वर्ड दिखता है यहाँ पे हमें सैन, और यहाँ लिखा हुआ है जरी ए कलम, ठीक है। अब एक कलम तो होता है कौन सा कि पेड़ की शाखा काट के दूसरी जगह लगा दो, है ना। अब यहाँ पर जो कलम होती है तो ये होती, इसको बोला जाता है कलम, ये होती है कलम, ठीक है, इसको कलम। तो इसको कलम को सेट कराते हैं सैन से, है ना। तो जो सेट कराते हैं थोड़ा कुछ अलग अपने अपना स्टाइल रहता है ना कलम के। तो बोले जरी ये कलम, यानी सैन से कह रहे हैं यार जरा ये कलम सही कर देना यार, जरा ये कलम सही कर देना। तो ये कलम को सेट कराया जाता है कैंची से, जो सैन है वो सेट करता है, ठीक है। तो ले जरा ये कलम सेट कर देना, तो इसको बोलेंगे जरी ये कलम, है ना। और किससे कह रहे हैं, सैन से कह रहे हैं। तो मतलब ये नाम थोड़ा सा सिमिलरिटी देखो, कनेक्टिविटी रख लो, जिसकी वजह से अगर बन जाए प्रश्न तो आप उसको सही कर पाओ, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी का बाबरनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। फैजी ने गणित पर
भास्कराचार्य द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया? लीलावती, भास्कर आचार्य को लील रहा था तो उससे बोला गया लीलेमती, लीलेमती, लीलेमती। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है लीलावती, फारसी में अनुवाद। फैजी ने नल दमयंती का भी फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, फैजी ने नल दमयंती, नल और दमयंती का आपको पता ही है, राजा नल और दमयंती की कथा प्रसिद्ध थी। बदायूनी, अबुल फजल और विद्वानों की एक मंडली ने भी महाभारत का रज्मनामा, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको वो नाम मिल रहे हैं कि अनुवाद किसने किया। ठीक है, और ये भी नाम मिल रहे हैं कि किस नाम से किया। तो जैसे फैजी ने क्या किया, गणित पर भास्कराचार्य के द्वारा लिखित लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अब इसको कोई ना कोई नाम दिया होगा फारसी में उसने, अब यहाँ नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट लीलावती जो है वो गणित पे लिखा गया एक ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद किया। और यहाँ पर रज्मनामा के नाम से महाभारत का पहले ही बता चुका हूँ आपको, इसमें अबुल फजल का विशेष योगदान था, बदायूनी और अबुल फजल। बदायूनी के अलावा नकीब खां और शेख मुल्तान शामिल थे। बदायूनी ने रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है ये कॉमन नेम, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है बदायूनी। तो ये बंदा यूनी का मतलब ये बंदा यूं ही नहीं था, बड़ा इंटेलिजेंट था, क्योंकि इसने रामायण का भी, हमारे दोनों धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। तो नाम दिया है ना, तो हो सकता है मैं बुक का नाम देके, ग्रंथ का नाम देके पूछ ले किसने किया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो सरहिंदी ने क्या किया था, अथर्ववेद। तो सरहिंदी यानी अथर्ववेद, यानी कि हम ऐसे कहेंगे कि हमारे एक सर थे और उन्होंने हमें हिंदी में अर्थ समझाया। किसका अर्थ समझाया, बोला वेद का, क्योंकि वेद लिखा तो संस्कृत में था बट उसका अर्थ हमें हिंदी में समझाया सर ने। तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी है और अथर्ववेद है। और अथर्ववेद जो है आपको पता है कि हमने 4 वेद पढ़े थे, उन 4 वेदों में से एक था अथर्ववेद, और इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद किया। मैंने बताया था कि राज तरंगिनी को नाम दिया गया था बहर उल असमार। ठीक है, बहर उल असमार, और ये राज तरंगिनी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो एक प्रकार से राज तरंगिनी कैसा ग्रंथ हो गया, एक ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, जहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती। अब देखिए, अबुल फजल ने, अब यहाँ मुल्ला शाह मोहम्मद लिखा है राज तरंगी, मुल्ला शाह को थोड़ा सा याद रख लेना, राज तरंगी बहर उल असमार। ठीक है, तो राज तरंगी में क्या है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो मुल्ला शाह से थोड़ा सा याद, मुल्ला शाह मोहम्मद है जिन्होंने राज तरंगी का फारसी में अनुवाद किया था, बट आप इसका नाम जरूर याद करके रखिए ना, पहले ही याद करा चुका हूं मैं। ठीक है, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनवर ए सुहेल के नाम से, अनवर ए सुहेल, मैंने इसका लॉजिक बताया था कि अनवर नाम का लड़का था, वो सोहेल को पंचतंत्र की कहानी सुना रहा था। तो अनवर ए सोहेल में 2 नाम आ जाते हैं, और आपने स्वाभाविक है ये अनवर नाम जरूर सुना होगा, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो अनवर नाम रखते हैं, सोहेल भी आपने नाम सुना होगा। तो ये दोनों है ना, अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा है उसका नाम अनवर है, किसी लड़के को देखा आपने, तो आपको दिमाग में आ जाएगा भैया ना, वो ही आ जाएगा। तो अनवर ए सोहेल पंचतंत्र का। ठीक है, और ताजुल माली हितोपदेश, हितोपदेश पढ़ा था हमने, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शुकों ने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग विष्ट का भी फारसी में अनुवाद, और हमने ये भी पढ़ा था कि उपनिषद का हिंदी में अनुवाद दारा शुकों ने करवाया था। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हिंदी साहित्य की। 16वीं से 17वीं सदी हिंदुस्तानी साहित्य कला का एक स्वर्ण काल माना गया है। हिंदी का उद्गम 7वीं से 10वीं सदी के मध्य हुआ था, क्योंकि इससे पहले संस्कृत चलती थी। और आपको पता है कि 240 से लेके 550 तक गुप्तकाल चला था, और इस गुप्तकाल के अंदर जितनी भी ग्रंथ वगैरह थे, जैसे कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे वो, तो संस्कृत में लिखे गए थे, है ना। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद आप देखेंगे हर्षचरित कादम्बरी है हर्षवर्धन के ऊपर,
हर्षचरित यानी हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, उधर भी संस्कृत। लेकिन 700 में जो है ये मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि 7वीं से 10वीं सदी दी हुई है, तो इसमें हिंदी साहित्य जो है वो मतलब हिंदी में सब कुछ, तो 10वीं और 7वीं 10वीं सदी में हिंदी का उद्गम माना गया है। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग मुल्ला याजदी की पुस्तक जफरनामा, ये भी मैंने आपको बताया था जब सफर पे जा रहा था सेफू, तो सेफू से हो गई थी ज्यादती। सेफू याजदी भी मैंने जफरनामा बताया, मुल्ला याजदी बताया ना, सैफुद्दीन याजदी ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, मुल्ला सैफुद्दीन याजदी जफरनामा में किया है हिंदी शब्द का प्रयोग। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय ही हिंदी में कई फारसी तथा अरबी शब्दों का प्रयोग होने लगा था। यानी जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हुई थी, जी के टसल जिसे अपन बोलते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो उस समय ही फारसी तथा अरबी शब्दों का प्रयोग होने लगा था। और इस मिश्रित भाषा का अमीर खुसरो ने खूब प्रयोग किया। तो हमने पढ़ा है कि अमीर खुसरो जो है, इनको तूती ए हिंद कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का खुल के प्रयोग किया है अपनी कृतियों में। और अमीर खुसरो जो है, इन्हें जवान ए दिल्ली भी कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? जवान ए दिल्ली भी कहा गया है। अकबर के काल में बीरबल हिंदी का एक बहुत अच्छा कवि था। अकबर ने उसे कवि प्रिया की उपाधि दी थी, कवि प्रिय। मिर्जा अब्दुल रहीम खानकाना, भगवान दास, मानसिंह का भी हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तुलसीदास का जन्म ये 1532 है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। उन्होंने अकबर के समय अवधि, देखो मैंने बताया था कि रामचरितमानस जो है, वो रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी है? अवधि है, अवधि। ठीक है, रचना प्रारंभ की। ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को भारत के करोड़ों लोगों की बाइबल, बिल्कुल जैसे ईसाइयों का बाइबल पवित्र ग्रंथ है, तो हमारा रामचरितमानस है। इस काल में कुछ सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में रचनाएं लिखी थी। मुल्ला दाऊद ने चंदायन और कुतुबन ने मृगावती नामक पुस्तक अवधी भाषा में लिखी थी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुल्ला दाऊद चंदायन। तो मुल्ला दाऊद चंदायन के मतलब देखो, मुल्ला दाऊद, दाऊद से देखो दाऊद, दाऊद इब्राहिम बोलेंगे। दाऊद इब्राहिम एक डॉन हुआ करता था, आपने नाम सुना होगा। तो बहुत बड़ा क्रिमिनल, जिसे पुलिस के पास बहुत ही पुराने उसके फुटेज हैं, मतलब ये पकड़ा नहीं गया। तो मुल्ला दाऊद क्या करता था शुरू में? सबसे चंदा यानी चंदा लेता था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मुल्ला दाऊद जो है ना, वो चंदा पे जाकर रहने लगा। चंद्रमा पे इसने बढ़िया अपना घर बना लिया, वहां रह रहा है, क्योंकि वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके चंदा याद रखेंगे, या दाऊद के नाम पे चंदा लेते थे, या दाऊद के नाम पे बहुत से लोग चंदा लेते थे लोगों से, है ना। चंदा थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न बन जाए। और कुतुबन है तो मृगावती, तो कुतुबन में एक वर्ड छुपा हुआ है, देखो वन, और मृगावती में एक वर्ड छुपा हुआ है मृग। मृग यानी हिरन होते हैं, और हिरन कहाँ मिलते हैं? वन में। तो ये लॉजिक मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आप इतने सारे नाम पढ़ोगे, बुक्स के राइटर पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर आपने कहीं पर अच्छी सी कनेक्टिविटी रख दी, मान लीजिए, तो जब 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपका दिमाग जो है ना, वो उस चीज को कैप्चर करेगा, क्योंकि हम उसको रट नहीं रहे, हम उसकी कनेक्टिविटी रख रहे हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में जैसे कुतुबन मिला, या क्वेश्चन में मृगावती मिला, तो आपका माइंड जो है ना, हाल की हाल आपको याद दिला देगा मृगावती में मृग और कुतुबन में वन। तो हम भूल ही नहीं सकते कि कुतुबन ने मृगावती नामक पुस्तक अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, पदम आवत है, मालिक मोहम्मद जावत है। ठीक है, पद्मावत। अकबर ने संस्कृत साहित्य को भी संरक्षण दिया था, और उसके काल में प्रथम फारसी संस्कृत कोश फारसी प्रकाश की रचना हुई थी। महेश ठाकुर ने संस्कृत में अकबर के काल का इतिहास सर्वदेश वृत्तांत नाम से लिखा है। मतलब कोई राइटर हैं, साहित्यकार हैं महेश ठाकुर, और उन्होंने सर्वदेश वृत्तांत में अकबर के शासन के बारे में लिखा है। शमसुद्दीन वली खां को आधुनिक उर्दू साहित्य का जन्मदाता कहा गया है। और ये जो बली दक्कनी के नाम से भी इन्हें ये प्रसिद्ध हैं। बली दक्कनी ने उर्दू कविता को गजल शैली से परिचित किया था, यानी कि जो उर्दू में कविताएं होती थी, तो उनको एक गजल के मेथड से, यानी उनको गाने के माध्यम से वो उसका उपयोग किया जाए, तो ऐसा बली दक्कनी ने ऐसा एक शुरुआत की थी, गजल से परिचय कराया था। अब बात आती है कि
मुगल काल के समय आने वाले जो कुछ यात्री थे, ठीक है, यात्री थे मुगल कालीन, उनके बारे में ये टॉपिक है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कुछ यात्री आए थे। कब आए थे? मुगल काल में, मुगल काल के राजाओं के समय में। विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्री आए थे। जैसे हमने कैप्टन हॉकिंस को पढ़ा था जहांगीर के दरबार में। तो देखो यहाँ अकबर कालीन, तो अकबर के समय में भी कुछ विदेशी यात्री आए थे, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में क्या था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो है वो कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप कहेंगे कि ये भी तो अंग्रेज है, ये भी तो अंग्रेज है, तो उसी को क्यों पढ़ते हैं? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड बंदा था, प्रोफेशनल था, वो अलग है। बट ये जो है एंथोनी मोसेरात है, तो ये फादर है। ये कौन है? जो चर्च होती है, तो चर्च के जो पादरी होते हैं उन्हें फादर कहते हैं, चर्च के पंडित जी जो होते हैं उन्हें फादर कहते हैं। फादर एंथोनी मोसेरात हैं। तो ऐसे तो कई आए हैं, लेकिन मेन उसको जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से उसको पढ़ा जाता है। बट अकबर के दरबार में भी ये दो बंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी आप पढ़ के रखें, कभी पृष्ठ बन जाए तो आप बता सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फादर एंथोनी मोसेरात, और यहाँ पे लिखा है राल्फिच, ठीक है। तो देखो पढ़ लेते हैं। फादर एंथोनी मोसेरात यह अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था, ठीक। फादर एक्वा विवा के साथ में, मतलब इसके साथ में एक फादर और आया था। 1578 में दरबार में आया। अकबर ने इन्हें शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया। शहजादा मुराद को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, ठीक है। तो एंथोनी शब्द को याद रखना है, ठीक है। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, अमर अकबर, ठीक है, एंथोनी। उसमें 3 एक्टर बताए थे, बड़ी शानदार मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी वो, अमर अकबर एंथोनी। तो एक हिंदू था, एक मुस्लिम था और एक ईसाई था। क्योंकि ये जो भाई थे ना, ये तीनों भाई थे। लेकिन ये तीनों भाई किसी कंडीशन में बिछड़ गए थे। उनकी माँ जो थी शायद इनको छोड़ के चली गई थी या जो भी है। तो तीनों भाई बिछड़ गए थे। तो इन तीनों भाइयों को एक हिंदू के पास पहुंच गया तो उसने अमर नाम रख दिया, मुस्लिम के पास पहुंच गया तो उसने अकबर रख दिया, और एक ईसाई ने रख लिया तो उसे एंथोनी नाम हो गया। तो ऐसे करके ये 3 थे। तो अमर अकबर एंथोनी मूवी से हमें ये एंथोनी मोसेरात क्यों याद होगा? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है अकबर और यहाँ दिया हुआ है एंथोनी, ठीक है। तो एंथोनी और अकबर और एंथोनी का नाम तो अमर है ना एक तरीके से, क्योंकि मूवी आई थी इसलिए। तो अमर अकबर एंथोनी, यानी एंथोनी मोसेरात अकबर के दरबार में आता है, इतना याद रखना है। अब इस अकबर ने पूछा और साहब क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खातिरदारी करी जाए? तो ये कहता है फिश खाएंगे, फिश। फिश यानी कि ये फिश। इसने बोला मैं तो फिश खाऊंगा। फिश के लिए इसने वो बोला, अंग्रेज है तो खाते ही हैं, तो फिश खाऊंगा, फिश फिश। हालांकि ये फिश लिखा हुआ है बट अपन उसको फिश से याद करें। तो राल्फ फिच एक अलग व्यक्ति है, ये भी अंग्रेज यात्री है और अकबर के काल में भारत आया। और यह प्रथम अंग्रेज था जिसने भारतीय जनजीवन के संबंध में लिखा है कि भारत की क्या स्थिति हुआ करती थी, ठीक है। और एक और नाम दिख रहा है यहाँ पर, विलियम फिच। यह हॉकिंस के साथ 1608 में, देखो एक और चीज है, ये जो विलियम फिच है ना, ये जहांगीर के दरबार में, ओके, जहांगीर के दरबार। अकबर के दरबार में उधर ही 2 भी नाम याद करना है अपन को, ठीक है। एक एंथोनी मुस्कुरात याद रखना, राल्फ फिच याद रखना है। विलियम फिच है तो ये कैप्टन हॉकिंस के साथ में 1608 में आया था, सूरत पहुंचा था। और इसने लॉर्ड जनरल नाम से अपना यात्रा विवरण लिखा है। और एकमात्र ऐसा विदेशी यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओके। अनारकली के बारे में बताया, जहांगीर के दरबार में आए तो इसे अनारकली की नॉलेज होगी। सर टॉमस रोज 1616 से 1619, तो आप स्वाभाविक इस ईयर को देख के बता सकते हैं, क्योंकि जहांगीर का जो कार्यकाल था, जहांगीर का जो कार्यकाल था वो 1605 से लेके जहां तक है 1627 तक, ठीक है। यह ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का दूत था और जहांगीर से मिलने अजमेर गया। जहांगीर ने इसे सूरत में कोठी यानी फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी, समझ गए। तो अब ये क्या है, बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं। और सर टॉमस रो जो है ना, भू राजस्व व्यवस्था के लिए भी हम पढ़ते हैं इसको। इसके लिए पढ़ते हैं, भू राजस्व व्यवस्था, सर टॉमस रो, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, हाँ,
भू राजस्व व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्त। ओके, स्थायी बंदोबस्त। ये जो स्थायी बंदोबस्त है, इसको शुरू करने का श्रेय, इसको चलवाने का श्रेय इसको जाता है सर टॉमस रो को, क्योंकि हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था आपने सुना होगा, स्थायी बंदोबस्त आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये वही समय है, धीरे धीरे जब ये यहाँ पे कोठी स्थापित कर लेंगे, फिर बाद में अपना चलाएंगे सिस्टम जो भी है, तो सूरत में कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने की इसने अनुमति ली। फ्रांसिस वर्नियर, हमने पढ़ा था वर्नियर, ट्रेवेनियर, है ना, ये एक सुविख्यात फ्रेंच डॉक्टर था और सूरत पहुंचा। इसका यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर के नाम से इसने एक बुक लिखी थी और इसने अपने यात्रा विवरण में बताया है। तो फ्रांसिस वर्नियर भी है, जो शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष की विस्तृत विवरण किया है इसने, यानी शाहजहां के जो पुत्र थे उन्होंने किस तरीके से आपस में जैसे दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब हैं, उन्होंने कैसे आपस में उत्तराधिकार बनने के लिए एक दूसरे संघर्ष किया, उसके बारे में। ठीक है, औरंगजेब कालीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मनुची। तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे कि औरंगजेब की जो मन थी ना, बड़ी ऊंची थी, मन की जो सोच थी उसकी बड़ी ऊंची सोच का था औरंगजेब। औरंगजेब सब बड़ी ऊंची सोच का था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसने जजिया कर दोबारा से शुरू कर दिया था और इसने मंदिरों को तोड़वाया था। ठीक है, असहिष्णुता को प्रदर्शित किया था क्योंकि इसकी मन ऊंची थी। तो मनुची हालांकि एक अंग्रेज का ही नाम है, एक इटली का यात्री था और इसने दारा सिकों के पास नौकरी भी की थी। ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध में, धर्मट का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है ना, बहादुरगढ़ का युद्ध है, सुना होगा, पढ़ा है, ये मौजूद था। और वह कुछ दिन तक जयसिंह की सेवा में भी रहा, फिर वह 1678 में शाह आलम प्रथम की सेवा में चला गया। 1717 में उसकी मृत्यु हो गई थी। मनुची ने स्टोरियो डी मोगोर के नाम से ग्रंथ लिखा था। तो स्टोरियो डी मोगोर जो है एक ग्रंथ है, यानी कि स्टोरी है, किसकी है, मुगल वंश के राजाओं की है। वो किसने लिखी थी, मनुची ने लिखी थी। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है। अब बात आती है सिख संप्रदाय। बड़ा अच्छा फील होगा, अब कहेंगे यार कि भाई हमें मुगल काल से अब आज़ादी मिल गई, क्योंकि मुगल काल में हमने बहुत पढ़ लिया, अब क्या करें, दिया हुआ है बहुत तो बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी का आप देख ही रहे हो कि कुछ टॉपिक्स जो हैं लिमिटेड हैं। तो यहाँ हमने मुगल काल के बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली, उनके संगीत कला के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत साहित्य के बारे में पढ़ लिया। और अब हम और मुगल काल के समय में जो यात्री आए थे उनके बारे में भी पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। और इस सिख संप्रदाय में हम सिखों के जो 10 गुरु हैं वो पूरे के पूरे 10 गुरु याद करेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक आएगा फिर मराठा शक्ति, तो वो हम अगली क्लास में मराठा शक्ति को पढ़ेंगे। बट हम ये पूरे सिखों के जो 10 गुरु हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी विशेषता पढ़ेंगे, इनका क्रम याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिख संप्रदाय की बात आती है तो सबसे पहले जो सिखों के गुरु थे वो थे गुरु नानक जी। ओके, गुरु नानक जी, तो गुरु नानक जी जो है वो सबसे पहले गुरु थे सिखों के। और मैंने बताया था कि तृप्ता इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम कालूराम और सुलक्षणी से विवाह हुआ था। ऐसा हमने डिटेल भी गुरु नानक जी की पढ़ रखी है। ठीक है, ये सिखों के सबसे पहले गुरु थे, सिखों के सबसे पहले गुरु थे। इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ओके, ये तलवंडी जो है पाकिस्तान में आता है। और आपने एक नाम सुना था करतारपुर, मृत्यु हुई थी करतारपुर, करतारपुर कॉरिडोर, है ना। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। बात समझ में आएगी, जहां तक है 1469 के लगभग। ठीक है, अब बात आती है दूसरे गुरु। दूसरे गुरु कौन है, अंगद देव। अंगद देव की विशेषता क्या है कि सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था और लंगर प्रथा शुरू की थी। तो यहां पर भाई हमें दो प्रश्न बहुत शानदार मिल जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, ये जो अंगद देव हैं इनको लहना भी बोला गया। लहना इनका दूसरा नाम था, लहना के नाम से जानते थे, या लहना याद रखेंगे। ठीक है, लहना, लहना भी बोला गया। ठीक है,
तो दूसरे गुरु कौन थे? अंगद देव थे। और अंगद देव के लिए हमें दो चीज अंगद देव से याद रखना है, एक तो गुरुमुखी लिपि याद रखना है और एक हमें लंगर प्रथा याद रखना। गुरुमुखी लिपि क्या है? जिसमें सिक्कों की खुद की एक भाषा इस्तेमाल की जाती है, उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। तो गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया और लंगर प्रथा शुरू की किसने की? भैया अंगद देव ने। ठीक है। लंगर आज भी, लंगर जो है जो आपका स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल है पंजाब के अंदर, तो आप किसी भी दिन चले जाएं, किसी भी दिन, यानी रोज वहां पर लंगर चलता है और किसी भी समय चले जाए, ठीक है। तो वहां पर बताते हैं कि वो लंगर कभी बंद ही नहीं होता, वो लंगर चलता रहता है और इतने सारे सेवादारी हैं, इतने बड़े स्तर पे होता है कि भाई उसकी तो व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े लेवल पर होता है। और ये जो लंगर जो होता है गुरुद्वारे में, वहाँ पर स्वर्ण टेम्पल में, तो बहुत ही हाईटेक व्यवस्था है वहाँ पर। और मैंने देखा था डिस्कवरी पर, डिस्कवरी चैनल पर इसकी पूरा बता रहे थे, डिटेल बता रहे थे, कम से कम 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का प्रोग्राम था पूरा डिस्कवरी पे। सोचिए आप, वो उसी की प्रोसेस बताते हैं कैसे रोटियां बनती हैं, कैसे सेवादार काम करते हैं, कैसे बर्तनों की सफाई होती है, कैसे हाईटेक मशीनें भी वहां पर लगी हुई हैं और किस प्रकार से सेवा भाव रहता है, सब कुछ चीजें उसमें बताई गई थी। ठीक है। तो लंगर प्रथा को याद रखना है और गुरुमुखी लिपि। अब इसका लॉजिक देखो, बस बात क्या है कि हम चीजों को पढ़ते जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन से बचना है, लॉजिक रख दो बस। अब लॉजिक में आपको बता रहा हूं, बस उसको आप दिमाग में रखो। कैसे? देखो, गुरुमुखी लिपि क्या होती है? लिपि एक प्रकार लैंग्वेज हो गई, है ना, लिपि हो गई, भाषा हो गई। तो इस जैसे ब्राह्मी लिपि होती थी, तो यहाँ गुरुमुखी लिपि है। तो ये जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, तो आप ऐसे सोचिए ना कि सोचिए कोई सरदार जी हैं और उन्होंने अपने यहाँ बाजू पे ऐसा करके ओमकार बना रखा है, जैसे अपना ओम होता है ना, जैसे इनका भी एक ओमकार होता है, तो उसने अपने बाजू पे बनवा रखा है ओमकार। ठीक है। तो ये अंग हो गया ना उसका, तो उसने अपने अंग पे क्या लिखवाया? गुरुमुखी लिपि लिखवा दी। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अब बात आएगी लंगर प्रथा। तो लंगर प्रथा में क्या करेंगे? लंगर प्रथा भंडारा होता है एक प्रकार का, तो उसमें भोजन को परसेंगे। अब भोजन को परसेंगे तो भैया उसमें भोजन को परसने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? अंग का इस्तेमाल होगा, हमारे शरीर का इस्तेमाल होगा कि हम हाथों से बाल्टी पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से हम उससे चम्मच से सब्जी देंगे या जो भी बर्तन पकड़ के हम एक हाथ से, तो उसमें भी किसका इस्तेमाल होगा? लंगर में भी अंग का इस्तेमाल होगा, हमारे शरीर का इस्तेमाल होगा। ठीक है। चलेंगे फिरेंगे, समझ में आ गया ना? तो ये दो चीजें लॉजिक से याद कर लो कि कभी अगर ये प्रश्न बन जाए कि आप आराम से बता सको। और दूसरा, गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन थे या गुरु नानक जी के बाद दूसरे गुरु कौन थे? तो अंगद देव। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, अमरदास। अभी मैंने एक मूवी का नाम बताया था आपको, अमर अकबर एंथोनी। तो अमर अकबर एंथोनी, ये तीनों नाम हमें जनरल नॉलेज में कुछ याद कराने के लिए दिए हैं। जैसे कि 3 नाम थे, उन 3 नाम में से एक नाम बच गया था, क्योंकि अकबर और एंथोनी तो हो गया था कि एंथोनी अकबर के दरबार में आया, लेकिन यहाँ पर एक नाम बचता है आपका अमर। ठीक है। तो यहाँ पर अमर कौन से? अमरदास कौन से? यानी कि 3 एक्टर थे, 3 में से एक का नाम क्या था? अमर। तो यहाँ पर अमरदास हो गए तीसरे नंबर के, लॉजिक हो गया। ठीक है। या फिर गुरु को अंग लगा के अमर हुए अमरदास, उन्होंने गुरु को ऐसे गले लगाया और गुरु को गले लगा के अमर हो गए अमरदास। ठीक है। गुरु को अंग लगा के अमर हुए अमरदास, यानी गुरु नानक हैं, अंगद देव हैं और अमरदास हैं। इन तीनों को हमें याद रखना है, क्रम से याद रखना है। शुरू के 3 नाम है, आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है। बाकी का भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, बट गुरु नानक जी, अंगद देव और अमरदास 3 नाम याद रखेंगे। गुरु नानक जी पहले वैसे ही याद रहेंगे, उनके बाद अंगद देव आते हैं या लहना, उनके उत्तराधिकारी। तीसरे नंबर पर बोले 3 एक्टर थे, उनमें से एक था अमर अकबर एंथोनी में से अमर, तो अमरदास हो गए तीसरे नंबर के। अब इनकी क्या विशेषता है? बोले सिखों के तीसरे गुरु थे, धर्म प्रचार हेतु 22 गद्दियां स्थापित की थी। धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या किया था? धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियां स्थापित की थी। 22 गद्दियां मतलब 22 अलग अलग ब्रांचेज ओपन करी थी, है ना, 22 अलग अलग जगह ब्रांचेज ओपन करी थी, जिससे कि जे अपने सिख धर्म का वहां से प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। सोचिए कोई राजा था और वो चाहता था कि वो अमर हो जाए, यानी वो कभी मरे नहीं, क्योंकि किसी ने भविष्यवाणी करी थी कि देख भाई तू पलंग से नीचे करके तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बोला कैसे हो जाएगी? मैं 22 गद्दे रखूंगा अपने पूरे कमरे के अंदर, है ना, डबल डबल करके, तो 22 गद्दों पर सोता था, मैं गिरूंगा ही नहीं।
और गिरूंगा तो गद्दों पे ही गिरूंगा। तो उसने अपने पलंग के आसपास 22 गद्दे बिछा रखे थे कि मैं पलंग से नीचे गिरूं तो गद्दे पे गिरूं, गद्दे पे गिरूंगा तो मरूंगा नहीं तो अमर हो जाऊंगा। ऐसे करके, हालांकि ये गद्दे नहीं है, ये गद्दियां हैं। गद्दियां मतलब एक प्रकार से उनकी संस्था, जहाँ पर कोई चीज़ स्थापित की जाए, ठीक है। ये 22 गद्दियां जहाँ बैठक हो, जहाँ ये अपने गुरु का स्मरण कर सकें, सत्संग कर सकें, भजन कर सकें, वो है। अब आते हैं भैया चौथे नंबर पे रामदास, ठीक है। अब चाहे हिंदी में बोल दो 4, चाहे अंग्रेजी बोल दो 4, तो 4 बोल दो या 4 बोल दो, आप बोलोगे चौथा 4, 4 नंबर के गुरु कौन थे? तो 4, 4 में रा आ गया, तो 4 रा से आ गया रामदास। तो चौथे जो गुरु थे वो कौन थे? रामदास। इतना लॉजिक से याद कर लो। 4 पर वैसे भी अल्फाबेट मैंने आर बताया है कि नहीं बताया, बताओ। 4 का अल्फाबेट बताया ना मैंने, आर, तो आर से बन गए रामदास। अब रामदास जी के बारे में देखते हैं। सिखों के चौथे गुरु थे और इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन गिफ्ट करी थी। कितनी? 500 बीघा जमीन गिफ्ट करी थी अकबर ने इनको, और इसी पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। ओके। गुरु रामदास जी के समय गुरु का पद जो था वो पैतृक हो गया, और अगले सभी गुरु इनके वंशज थे। अगले सभी गुरु जो थे वो इनके वंशज हुआ करते थे। तो रामदास जी हो, रामदास जी के जो अगले जो गुरु थे, ठीक है, वंशज का मतलब उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस हिसाब से, ठीक है। तो गुरु रामदास जी के समय गुरु का पद कैसा हो गया? पैतृक हो गया, क्योंकि लहना जो थे ना वो गुरु नानक जी के शिष्य थे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। शिष्य थे उनके, तो उन्होंने उनका जो है वो पद ग्रहण कर लिया था, उत्तराधिकारी वो बन गए थे। यहाँ पर रामदास जी चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर इनके जो है वो पैतृक हो गया, यानी कि उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस हिसाब से। अगले सभी गुरु इनके वंशज थे रामदास जी के। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अमृतसर शहर का मैंने पहले ही बताया था। अब बात आती है भैया पांचवें गुरु अर्जुन देव। तो मैंने बताया था 5 पांडव, नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ। 5 पांडव थे, ये सबको पता है। 5 पांडव थे, और 5 पांडवों में एक महत्वपूर्ण जो पांडव थे वो कौन थे? अर्जुन। ओके। तो 5 पांडव में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? अर्जुन। क्योंकि ये अर्जुन महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि इनको कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान जो दिया था, ठीक है। अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे, और अमृतसर में तालाब के बीचों बीच इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। एक तालाब था, उस तालाब के बीचों बीच इन्होंने स्वर्ण गोल्डन टेम्पल बनवाया था, लेकिन उसमें जो सोना है वो रंजीत सिंह ने मढ़वाया था। उसमें जो सोना है वो किसने मढ़वाया था? उसमें सोना रंजीत सिंह ने मढ़वाया था। तो अर्जुन देव जो थे वो 5वें नंबर के गुरु थे। अमृतसर में तालाब के बीचों बीच जो है वो स्वर्ण टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, बनवाया था, बट उसमें सोना महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था। अर्जुन देव की हत्या खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने करवाई थी। हमने पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ी हुई है। जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहब को भी कैद करके रखा था, और अर्जुन देव, ठीक है। अब देखते हैं 6वें गुरु आते हैं हरगोविंद जी। तो हम बोलते हैं ना हिंदी में 6, बोले थे 6, जैसे हम हिंदी में 6 बोलते हैं, तो 6 में देखो हा हल्का आता है कि नहीं आता, बोलने में आ जाता है ना 6। तो 6 यानी हा से हरगोविंद। ये 6वें गुरु थे, और इन्हें जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था, किसको? हरगोविंद जी को। तो हरगोविंद थे सिखों के 6वें गुरु, और इनको ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति का रूप दिया था। ओके। 11 वर्ष में गुरु बनने के कारण इन्हें बच्चा गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है भैया बच्चा गुरु। तो बच्चा गुरु कहा गया है, किसको कहा गया है? गुरु हरगोविंद जी को। तो गुरु हरगोविंद जी को बच्चा गुरु कहा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, तो ये चीज आपको याद रखना है। सिखों के 6वें गुरु जो थे वो हरगोविंद जी थे, और इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति का रूप दिया था। 11 वर्ष की आयु में ये गुरु बने, इसलिए इन्हें बच्चा गुरु भी कहा जाता है। तो हर एक गुरु की विशेषता हमें याद करके रखनी पड़ेगी कि भाई कौन से गुरु की क्या विशेषता है। ओके। अकाल तख्त की स्थापना। अब ये इसमें हमें क्या पॉइंट्स मिलते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। बच्चा गुरु ये वर्ड मिलता है, और ये अकाल तख्त, ये 2 चीजें हमें याद रखना है, ठीक है। हरगोविंद। अब देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि हरगोविंद को कैद करके रखा था, फिर बाद में इनको बचा लिया था, है ना, इनको बचा लिया था, क्योंकि इनको वहां से छुड़वाने की याद में दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा बनवाया था, ऐसे करके बचा लिया, ठीक है। अकाल तख्त। अब देखिए
सातवें गुरु थे तो हरि राय, नाम दिए ना हरि राय, सातवें गुरु। तो हरि राय का मतलब सोचेंगे, हरि राय का मतलब हर व्यक्ति को ये राय दी जाती है कि आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहें। तो सातवें गुरु थे हरि राय। आठवें थे हरि किशन। किशन यानी देखो अष्टमी होती है, ठीक है, अष्टमी होती है। तो आपको पता ही है किशन यानी कि जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो किशन यानी कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान का जन्म का हुआ था ना, तो अष्टमी को हुआ था। तो आठवें गुरु हो गए जन्माष्टमी, यानी कि हरिकिशन हो गए आठवें गुरु, ठीक है। नवे थे तेग बहादुर। नवे गुरु कौन थे? नवे थे तेग बहादुर, ये आपको याद रखना है, पढ़ के ही याद रखना है जस्ट। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहब। तो अब देखो 10 के 10 गुरु याद हुए। पहले गुरु नानक, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठवें हरगोविंद, सातवें हरि राय, आठवें हरि किशन, नवे तेग बहादुर और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहब। तो यहाँ पर तेग बहादुर ये नवे गुरु थे। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी क्योंकि ये औरंगजेब की नीतियों का विरोध कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में फिर आते हैं गुरु गोविंद साहब, ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना नांदेड़ में हुआ था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद साहब ने की। और इन्होंने सिख युवाओं को सिंह और सिख महिलाओं को कौर, यानी आप देखेंगे जो सिख युवा होते हैं, पुरुष होते हैं, तो वो अपने नाम के आगे सिंह वर्ड लगाते हैं, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं वो कौर लिखती हैं, मंजीत कौर, है ना, सुखविंदर सिंह, ऐसा नाम सुना होगा। प्रत्येक सिख के लिए 5 का निर्धारित किए थे। ये 5 का कौन कौन से हैं? यानी कि सिख को केस रखना जरूरी है, और जब केस रखेंगे तो उसको कंघा रखना जरूरी है। सिख को अपने हाथ में कड़ा पहनना जरूरी है, ठीक है। और सिख को अपने पास एक कटार रखनी जरूरी है, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए महिला भी कटार रखती है सिखों में, ठीक है। चाहे वो छोटा सा चाकू रखें, बड़ा ना रखें, बट उनके धर्म में है, इसलिए उनको उनको उनके लिए एक संविधान में भी उनको रखने की एक वो दी है, एक आर्टिकल है, उसके अनुसार वो रख सकते हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसमें आप देखना, उसमें वो रख सकते हैं कटार को। और केस, कंघा, कड़ा, कटार और कच्चा, ठीक है। तो केस है, कंघा है, कड़ा है, कटार है, कच्छा, ये 5 प्रकार के का एक सिख के लिए, एक सरदार के लिए, पंजाबी के लिए, ये 5 प्रकार के का जो है इंपॉर्टेंट है कि वो इनको फॉलो करें, ओके। तो ये याद रखेंगे। आनंदपुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी का जो है वो निवास स्थान माना गया है, ठीक है। अब देखिए प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ था 45 में और एक हुआ था 48 में। 2 आंगल सिख युद्ध हुए थे। हमेशा इनको याद करना है तो रेल और रूफ से याद करके रखिए, रेल रूफ, ठीक है। तो सोचिए जो सिख थे ना, सिख वो अपने आप को बचाने के लिए रेल की रूफ पे चढ़े। यहाँ पर आपको गदर मूवी का सीन याद आ जाएगा, क्योंकि गदर मूवी में पाकिस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन और पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन, तो गदर जब हो रही थी तो उस समय में क्या हो रहा था, सब अपने अपने घर भाग रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर। तो हम यही कहेंगे कि सिख जो थे अपनी जान बचाने के लिए रेल की रूफ पे चढ़ गए थे। वो हमने गदर मूवी में देखा होगा, पूरी ट्रेन भरी हुई थी अंदर और उसकी रूफ भी भरी हुई थी, ठीक है। सिख रेल की रूफ पे चढ़े, ओके। तो 45 है और 48 है, इसको याद करना, ठीक। अब यहां पर आंगल, आंगल का मतलब देखो एंग्लो बोलते हैं, एंग्लो यानी अंग्रेज, ठीक है। तो ये आंगल युद्ध कई हैं, आंगल अफगान युद्ध, आंगल सिख युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध, ये आंगल कर्नाटक युद्ध में सब पढ़ा दूंगा, सारे युद्ध याद करा दूंगा। 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, आंगल वर्मा युद्ध भी है, सब याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे और उनकी माता रानी जिंदन उनकी संरक्षिका थी। और प्रथम आंगल सिख युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश के साम्राज्यवाद का परिणाम थी। यानी कि जो महारानी थी जिंदन, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई इनका अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से, है ना, और साम्राज्यवाद का बढ़ाओ। तो उस वजह से क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो युद्ध की कंडीशन आप देख सकते हैं। 1844 में एलन बरो के स्थान पर एक नया गवर्नर लॉर्ड होर्डिंग को भी बनाया गया था। तो स्वाभाविक है हर एक युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए हैं। अंग्रेज विजयी इसलिए हुए हैं क्योंकि अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो किसी को माफ नहीं करते थे, इसी वजह से तो उनका वर्चस्व स्थापित हो पाया। तो 1845 1846 दिया हुआ है, ठीक है। आपको केवल 45 और 48 यानी 1845 से 46 के बीच युद्ध हुआ था ये, और सेकंड वाला हुआ था 48 में।
इस तरह 1845 में आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आरंभ में 4 स्थान थे, मुदगी, फिरोज शाह, बुद्दोवाल और अलीवाल पर लड़ाई हुई, जो कि निर्णायक नहीं रही। पांचवी और अंतिम लड़ाई, अब देखो आप कितनी 5-5 लड़ाइयां हुई हैं। सोबराव की लड़ाई हुई थी 46 में, जो निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध में सिखों की हार हो गई। ठीक है, तो सोबराव की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 46, मतलब 45-46 में। तो सोबराव की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों में कैसी लड़ाई? अंग्रेजों के अंदर बोले 100 बुराई थी, 100 बुराई थी, 100 बुराई। तो सिखों ने अंग्रेजों को क्यों विरोध किया? क्योंकि उनमें 100 बुराई, 100 प्रकार की बुराई थी। तो सोबराव की युद्ध हुआ था, और 46 के लगभग, जो बाद में निर्णायक युद्ध हुआ। आप देख रहे हैं, पांचवी और अंतिम लड़ाई है, तो इम्पोर्टेंट है। और इस युद्ध में सिख हार गए थे, और इसका प्रमुख कारण लाल सिंह और तेजा सिंह का विश्वासघात, मतलब ये भी सिख हैं बट इन्होंने विश्वासघात करा होगा, उनको खबर दी होगी, इस वजह से 1846 में अंग्रेजों ने सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। यानी कि फिर 1846 में हुई लाहौर की संधि, जिसमें अंग्रेजों ने कुछ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और इनसे अनुबंध कर लिया कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे हमारे जो भी। ठीक है, इसके बाद में आएगी आपकी मराठा शक्ति। उस मराठा शक्ति के में हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। तो ये पढ़ने वाले हम अगली क्लास में। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण पढ़ने को मिला होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़ें अच्छे से, जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, और स्वाभाविक है ये सभी चीज़ें आपके बड़े काम की हैं भाई। ठीक है, तो आज हमने सिखों के 10 गुरु भी तैयार कर लिए, और उधर हमने संगीत कला थोड़ा बहुत उसको मुगल काल को भी फिनिश किया। अब हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे कि मराठाओं ने कैसे कैसे, मतलब मराठा कौन कौन से मराठा आए, और उन्होंने कैसे क्या स्ट्रगल किया, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करता हूँ, और मिलते हैं अगली क्लास में। बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।